अपने पराए। घर की लड़ाइयाँ कितनी भी हो, लेकिन ये भी सच है कि किसी पर कोई आपत्ति हो तो अपना ही परिवार साथ देता है। भैया, मेरे पीछे पुलिस लगी है, प्लीज मुझे बचा लो। रवि और राज दो भाई, लेकिन दोनों में कभी नहीं पटी। अरे क्या हुआ छोटे, क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भैया, मेरा दोस्त है ना राजू, वो मुझे लेकर बैंक गया था। मुझे नहीं पता भैया कि वो वहाँ बैंक लूटने जा रहा है। मैं उसके साथ बैंक में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे में दिख गया हूँ। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है भैया, मुझे बचा लो। राज कुछ सोचता है, फिर कहता है, ओके, तुम यहीं रुको, मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैं बात करता हूँ। तभी वहां रवि की बीवी राज की बीवी के साथ आ जाती है। तुम लोगों के घर जब तक पुलिस का आना जाना है, बच्चों को यहीं छोड़ दो, उन पर असर ठीक नहीं पड़ेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है। चलो चलो, कौन है रवि, थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। अरे वो तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कि कुछ पता है कि नहीं। चलो। कहानी का फ्लैशबैक। भैया, मुझे मेरे मकान में हक चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन छोटे, अभी मेरे बच्चों पर काफ़ी खर्चा है, तेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बजट बिल्कुल नहीं है कि मैं अलग होकर रहूं। देख लो भैया, 1 महीना है तुम्हारे पास, जल्दी से घर खाली कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हैं भैया, मेरे शरीर में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं कि घर को खाली करे। तो क्यों अपना पोषण बेचा भाभी? अरे तुम तो जानती हो, पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें हमारी ज़रूरत थी, कैसे आते पैसे। ससुर जी तो बूढ़े थे भाभी, उनकी बीमारी में भी पैसे लगाना कौन सा अकल का काम था। तो क्या पिताजी को मैं मरने के लिए छोड़ देता? अरे रवि, तू तो समझ, पापा को हमारी ज़रूरत थी, उन्होंने हमारे लिए हर वो काम किया जिससे हमें खुशी मिले। बैक टू रवि, जो जेल में बैठा है। ये मैंने क्या कर दिया था? मैं ना पिता का हुआ ना ही भैया का। मेरे साथ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तभी वहां पुलिस वाला आता है। रवि, तुमसे कोई मिलने आया है। भाभी, आप यहाँ क्यों आई? पुलिस स्टेशन है ये भाभी। भैया, आपकी जगह मेरा भाई होता तो क्या मैं नहीं आती? अच्छा, ये खाना ले लीजिए, खा लीजिएगा। आपके भैया लगे हैं वकीलों और पुलिस वालों से बात करने में, डरने की कोई बात नहीं। जब आपने गुनाह किया ही नहीं तो सज़ा भी नहीं मिलेगी। रवि भाभी को देखकर रोने लगता है। घर में साक्षी चुपचाप बैठी होती है कि तभी सोनम कहती है, अरे साक्षी, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो? भाभी, अभी अभी पुलिस स्टेशन से खबर आई है, इन्हें बड़े जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं क्या करूंगी भाभी? रो मत, हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। लेकिन उसमें तो बड़े पैसे लगेंगे दीदी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, ये मकान है ना, और मेरे कुछ गहने भी हैं। साक्षी की आंखों में पानी आ जाता है। पर दीदी, ये तो आप और भैया की मेहनत की कमाई है। पापा के बाद भी तो हम लोगों का सब खत्म हो गया था, पापा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन भैया को ज़रूर बचा लेंगे। और भगवान चाहेंगे ना तो दोनों भाई मिलकर इससे भी बड़ा मकान खड़ा कर लेंगे साक्षी।
थोड़ी देर में राज वहां आता है। सोनम सही कह रही है साक्षी, पैसों की कमी के कारण किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। राज एक अच्छा सा वकील करता है। सोनम और साक्षी बचाए पैसे और अपने गहनों को बेचकर रवि का केस लड़ते हैं और जल्द ही रवि जेल से बाहर आ जाता है। रवि राज को गले लगाकर कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे साक्षी ने सब कुछ बताया है। भैया आपने मुझ पर विश्वास किया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की, भाभी ने अपने गहने तक बेच दिए। भैया आपने तो पापा के लिए भी पैसे नहीं देखे, लेकिन मैं बहुत ही सेल्फिश निकला। भैया एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे भाई अपने तो अपने ही होते हैं, पापा ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और फिर तू तो मेरा भाई है, पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं भाई। चटोरी बीवी। अरे ये क्या बात हुई, बेटी खूब खाए तो भी कुछ खाती नहीं, और बहू बहू जरा सा खाने की शौकीन, तू चटोरी। तुमसे कितनी बार कहा है ये सारी चीजें तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तुम रोज रोज क्यों बनाती हो? रोज रोज कहाँ, कल कहाँ बना था। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मुझे खाना कितना पसंद है, तो कभी कभी तो चलता है। तुम भी खाकर देखो ना कितना अच्छा बना है। एक दिन छोड़कर तो तुम रोज ही बनाती हो, कभी कभी कब हुआ? तुम जानती भी हो तुम कितना जंक फूड खाती हो। ये जंक फूड कहाँ है, इसे मैं घर पर बनाती हूँ। तुमको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मुझे तो शांति से खाने दो। और ये भाषण ना तुम अपने कॉलेज में जाकर दिया करो, यहाँ नहीं। अब इस भूखी औरत को कौन समझाए कि मैं जो बोल रहा हूँ इसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ना कि अपने लिए। शाम को, अरे बच्चों कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी क्या लाई हो? गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह पकोड़े। तुम फिर से कुछ ले आई, खुद तो खाती ही हो, ऊपर से बच्चों को भी ऐसा खाना खिलाती हो। दोनों माँ बेटे का साइज बिल्कुल एक जैसा है। मम्मी देखो ना, पापा मुझे मोटा बोल रहे हैं। कैसे बाप हो तुम, कोई अपने लड्डू जैसे गोल मटोल बेटे को मोटा बोलता है क्या? लड्डू? ये लड्डू नहीं कद्दू है। कद्दू जी माफ कीजिएगा। खैर बच्चे ये सुनकर रोने लगता है। देखो रुला दिया ना मेरे लड्डू को, बेचारा। ले लड्डू तू ये पकोड़े खा, हाँ इनको रहने दे, ये ऐसे ही है टेढ़े। शाम को सुरेश के माँ बाप घर आते हैं। ये इतना सारा खाना तूने किसके लिए बनाया हुआ है बहू? माँ जी ये सब खाना हमारे लिए ही है, आप लोग बड़े दिनों बाद हमसे मिलने आए हैं ना, इतना तो बनता है माँ जी। माँ ये जो बोल रही है ना आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, उसने खुद के लिए बनाया है। माँ जी आप ना इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इनकी तो आदत ही है मजाक करने की। आप खाना खाइए ना। बहू खाना तो बहुत अच्छा बना है, एकदम चटपटा, लेकिन हमारी उम्र में लोग चटपटे से ज़्यादा सादा भोजन खाना पसंद करते हैं। ये सही बोल रहे हैं। वो क्या है ना बहू, हम लोगों की उम्र में ऐसा खाना पचने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ऐसा खाना कौन ना खाना चाहे। तुम आज ही खाइए ना, एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तो खाकर क्यों ना जाया जाए। अरे ये तुम क्या बोल रही हो, होश में तो हो। अरे एक दिन सबको जाना है तो क्या सड़क में गाड़ी के नीचे लेट जाए?
लगता है खाना तीखा बनाते बनाते बहू की जुबान भी बहुत तीखी हो गई है। बहू सोच समझ के तो बोला करो कि क्या बोल रही हो। माँ जी, आप थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपको रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी, फिर तो आपका पेट भी इसकी इजाजत दे देगा। बेटा लड़का है, बहू ऐसा खाना खिलाकर मेरा पत्ता जल्दी काटने का सोच रही है। भगवान बचाए ऐसी बहू से। ठीक है माँ जी, लेकिन थोड़ा खाना और तो लीजिए। नहीं नहीं बहू, मेरा बस हो गया। और ससुर जी आपको तो लेना ही होगा। अरे नहीं बहू, रहने दो, मेरा भी बस हो गया। वो क्या है ना, मुझे डॉक्टर ने आजकल कम खाने को कहा है। अरे पूछना बंद करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। वो इस खाने को खाना नहीं चाहते। ये खाना हम ही क्या, अगर कुत्ते बिल्ली को भी खाने को दोगी ना तो वो भी ना खाए, इतना तीखा है। तुम तो अपना मुंह बंद ही करो। तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या हुआ, मेरा प्यारा बेटा जरूर खाएगा। इतने में बच्चा दौड़ कर आता है। लो आ गया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। खिलाओ इसको और गेंडा बना दो। अरे लड्डू, ये लड्डू कद्दू में कैसे बदल गया? कितना मोटा हो गया है। सच्ची दादी, मैं मोटा हो गया क्या? लेकिन माँ तो बोलती है मैं वैसा का वैसा ही हूँ, 1 इंच भी नहीं बढ़ा। अरे कितना कमजोर है मेरा बच्चा। हाय मेरा बच्चा। सच कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया, बस पेट बाहर आता जा रहा है। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? कहाँ है मेरा बेटा मोटा? इसे तो तंदुरुस्त बोलते हैं। तब तो मुझ जैसे को हड्डी बोलते होंगे ना। आप सभी लोग ना मेरे बेटे और मेरा मजाक मत उड़ाइए। चल बेटा, हम चलते हैं हमारे कमरे में, वहीं जाकर खाएंगे। ऐसे ही सुरेश की बीवी कुछ न कुछ नया बनाकर खाती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? क्यों नाटक कर रही हो? अगर तुम मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब कर रही हो तो। नहीं जी, मुझे सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द जैसे पेट में आग लग गई हो। क्या सच्ची में? क्या खाया था? आग पेट में लग गई? कैसे? मैं दर्द से परेशान हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मैं ये दर्द नहीं सह पाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज। पागल, डॉक्टर के पास नहीं, तुझे तो किसी खाने के ठेले में खड़ा कर देते हैं। क्यों? वहीं जाकर तुम ठीक हो जाओगी। सुरेश अपनी बीवी को पास के हॉस्पिटल ले जाता है और उसे दिखाता है। डॉक्टर जी, क्या हुआ है? मेरी बीवी को ऐसा क्यों लगता है जैसे उसके पेट में आग लगी है? कहीं ये। पति डर सा जाता है, लेकिन तभी अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, लगता है आपकी बीवी कुछ ज़्यादा ही तीखा खाना खाती है। अब आजकल की औरतें कहाँ ऐसा खाना खाती हैं, लेकिन अब इसी के कारण इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, तो डॉक्टर ये इन्फेक्शन सही कैसे होगा? ये तो तीखा खाना छोड़ ही नहीं सकती। नहीं छोड़ सकती तो क्या होता है? अरे भैया, इनको तीखा और बाहर का खाना बंद करना ही होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन फैल गया तो अच्छा नहीं है। इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर तो ये गजब सा फिगर है ना भाभी जी का वो अम्मी जी जैसा हो जाएगा। बाकी भाभी जी की मर्जी। नहीं नहीं, मैं मोटी आंटी जैसी नहीं बनना चाहती। पर डॉक्टर साहब, अच्छा मैं ये सब खाना छोड़ दूंगी। पति डॉक्टर को देखता है और फिर, तुमने सुना डॉक्टर की बात? तुमसे कितनी बार कहा मैंने, लेकिन तुम नहीं मानी। अब कर दी ना अपनी तबीयत खराब, और खाओ तीखा चटपटा खाना। तुम
अब चिढ़ाओ मत मुझे। अच्छा तुम ये डॉक्टर से पूछ कर आओ ना कि हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं क्या। उस वक्त तो डर के मैंने बोल दिया था, लेकिन अब मुझे मुश्किल लग रहा है। यहाँ जान पर बनाई है और इसको खाने की पड़ी है। अभी भी आधी रात को मेरी नींद खराब कर तुमको अपने खाने की चिंता हो रही है। यार कुछ तो सुधर जाओ। तभी सास बच्चे को लेकर आती है। बेटा, ये छोटू भी पता नहीं क्यों पेट पकड़ कर बैठा है, जरा देख ले। अब इसे क्या हो गया? माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन दोनों का ही ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए। अरे पर तू पैसे कहाँ से लाएगा? वैसे बहू के गहने हैं ना, उसे बेच सकते हैं हम। नहीं नहीं, मेरे गहनों की ओर ना देखना। मैं वादा करती हूँ, मैं चटोरे खाने की ओर नजर भी नहीं लगाऊंगी। मम्मी ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मेरी गलती है कि मैंने इतना चटोरा तुझे बना दिया। मुझे माफ कर दे। सावित्री 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले सावित्री, मिठाई खा। मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही सावित्री मुंह बना के कहती है, अरे तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियां तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती हैं। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री ममता को लंबा चौड़ा भाषण देके चली जाती है। अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री देवी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, सावित्री पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तभी सावित्री की बहू निशा कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई हैं? देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर। तुझे 9 महीने इतने महंगे महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का फायदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ, तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन सावित्री पर अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सावित्री की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगती है।
ये क्या सावित्री, तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट रही है। पहले पोता पैदा तो होने दे, और फिर क्या पता अगर पोते की जगह पोती पैदा हो गई तो। ये सुन सावित्री चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला, मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। सावित्री की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये सावित्री की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है, भैया, माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इस तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लग गए हो। नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हमें हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारे ताने सुन सुन कर बड़ी हो, और इसीलिए हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्री भावुक और रुआंसी होकर कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़कर चले जाओगे? हाँ माँ। हाँ माँ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख अजय और विजय की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है। अरे जिसे जाना है वो जाए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं कि सास माँ समान नहीं बल्कि माँ ही होती है, और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी, हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसू के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती।